नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति से उत्पन्न होने वाली कमियां। हरित क्रांति 1967-68 तथा उसके बाद भारतीय कृषि उत्पादन में होने वाली आशाजनक वृद्धि को कहते हैं। तो 1967-68 के बाद में जो कृषि उत्पादन में क्रांति आई, जो वृद्धि हुई, जो इंक्रीज हुआ, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति एक पैकेज टेक्नोलॉजी है जो मुख्यतः किस किस के ऊपर आधारित है? उन्नत बीजों, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स और सिंचाई पर आधारित थी। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो 3 चीजों के ऊपर आधारित था। पहले उन्नत किस्म के बीज, हाइब्रिड्स की जो सीड्स है वो, उर्वरक और सिंचाई। अब इससे जो हरित क्रांति हुई उससे जो फायदे हुए वो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए। अब इस हरित क्रांति से हमारे भारत में क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई, ये उस हरित क्रांति में क्या कमियां रह गई, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिमेरिट्स और प्रॉब्लम्स या उसकी कमियां हैं। तो हरित क्रांति के बारे में सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णतः सफल थी और कुछ कहते हैं कि इसमें कुछ कमियां रह गई। कुछ विद्वानों का मत है कि हरित क्रांति से उतने अच्छे परिणाम नहीं आए जितने मिलने चाहिए थे और इससे आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है, क्या क्या कमियां रह गई? तो पहली चीज तो है लिमिटेड क्रॉप्स, सीमित फसलें। अभी जो हरित क्रांति थी इसके अंदर क्या है, हरित क्रांति का सीमित फसलों पर ही प्रभाव पड़ा। जो इफेक्ट हुआ हरित क्रांति का वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के हुआ। इसके प्रभाव अधीन मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई और खाद्यान्नों में भी गेहूं की उपज ही विशेष रूप से बढ़ी। जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो कौन सी फसल को पहुंचा? गेहूं की फसल को। ज्वार, बाजरा तथा मक्का की फसल में भी वृद्धि हुई। चावल भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, परंतु उसकी उपज पर हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। केवल आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ही हरित क्रांति से चावल की फसल में वृद्धि हुई। पटसन, कपास, चाय, गन्ना आदि जैसी व्यापारिक फसलें हरित क्रांति के लाभ से पूर्णतः वंचित रही। जिन क्षेत्रों में पहले दालें बोई जाती थी वहां हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं बोने जाने लगा तथा जिससे दालों के उत्पादन में कमी आ गई। सन 1885-86 के बाद दालों की उपज में भी वृद्धि होने लगी। तो कुल मिलाकर जो हरित क्रांति थी उससे जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा वो गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, बाकी और फसलों को इतना फायदा नहीं पहुंचा। दूसरा इसकी जो कमी थी वो क्या था? सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया, सीमित प्रदेश, लिमिटेड एरिया। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र पर पड़ा। देश की लगभग 40% भूमि पर ही हरित क्रांति से प्रभावित हुई और शेष 60% भूमि उसके लाभ से वंचित रह गई। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक हुआ। जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा कौन से को पहुंचा? पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पर भी इसका प्रभाव पड़ा, परंतु उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा शुष्क प्रदेशों में हरित क्रांति अपनाना कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाई। मतलब लेकिन और जो राज्य थे वहां पर हरित क्रांति का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो हरित क्रांति के लिए जो एरिया लिया गया था, जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र बहुत ही सीमित क्षेत्र था। अब क्या हुआ?
क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटीज, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो सीमित क्षेत्र पर ही पड़ने से, वो पर्टिकुलर कुछ एरिया के अंदर ही ज्यादा हुआ, तो उससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई, रीजनल इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो गई। केवल उन्हीं क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ा जहां कृषि पहले से ही अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में थी, जहां पहले से ही एग्रीकल्चर डेवलप था, उन्हीं एरिया पे ज्यादा फर्क पड़ा। पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थिति अब भी लगभग पहले जैसी ही है, क्योंकि हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति तक ही सीमित रही, इसलिए इसका प्रभाव कुछ भूमि पर ही पड़ा और तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग तक ही सीमित थे। तो इससे क्या हुआ, ये भाग में तो डेवलपमेंट होने लग गया, किसमें, यूपी में, बिहार में और पंजाब में, और बाकी जो राज्य थे उनके अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ने लग गई। अब जब रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी तो व्यक्तिगत विषमताओं में भी वृद्धि हुई। व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज। हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताओं के साथ साथ, क्षेत्रीय असमानता तो हुई, रीजनल इनइक्वालिटीज तो हुई, उनके साथ साथ क्या हुआ, व्यक्तिगत विषमताएं भी बढ़ने लगी। इसका कारण यह है कि हरित क्रांति का अधिकतम जो लाभ था वो बड़े किसान ही उठा पाए, क्योंकि उन्हीं के पास में क्या था, कृषि उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्नत बीज थे, हाई किस्म की जो सीड्स थी वो उन्हीं के पास थी, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स तथा सिंचाई का प्रयोग के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन थे। जो रिच फार्मर्स थे वो इस पैकेज टेक्नोलॉजी को अपना पाए। इसके विपरीत निर्धन तथा छोटे किसानों के पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और वो अपना उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सके। इस प्रकार अमीर किसान अधिक अमीर तथा गरीब किसान अधिक गरीब हो गया। तो इससे क्या हुआ, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज और ज्यादा डेवलप हुआ। तो हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः वही किसान उठा पाए जिनके पास 10 से 15 हेक्टेयर भूमि होती थी। भारत में लगभग बहुत सारे खेत हैं, लेकिन जो एक साथ इतनी बड़ी जो भूमि है वो कुछ ही लोगों के पास में होती थी, और इससे क्या हुआ, जिनके पास कम भूमि होती थी उन किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, और इस प्रकार निश्चय क्या निकला कि छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों पर हरित क्रांति का प्रभाव का अध्ययन जो किया गया वो निकला कि हरित क्रांति से किसानों को आमतौर पर लाभ पहुंचा, परंतु जिनके पास कम भूमि थी उनको जोतने वाले 1/3 छोटे किसान गरीबी की रेखा से नीचे ही रह गए, और जिन किसानों के पास में ज्यादा भूमि थी वो गरीबी की रेखा वो और ज्यादा अमीर हो गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी इसका लाभ अमीर जो किसान थे, जो थोड़े से जिनके पास पैसा था वही लोग, और जिनके पास जमीन ज्यादा थी वही लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाए, गरीब किसान लोग नहीं उठा पाए। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति के अंतर्गत धनी किसानों ने मशीनों का उपयोग करना अधिक शुरू कर दिया, जिससे क्या हुई, कृषि मजदूरों में बेरोजगारी अधिक फैल गई। साथ साथ ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त तो कर सके, लेकिन निर्धन तथा भूमिहीन किसानों की दशा पहले से ज्यादा खराब है। हाई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हाई टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हुआ, कृषि मजदूरों के अंदर बेरोजगारी फैल गई, और फिर क्या हुआ, कृषि उत्पादन में कम वृद्धि। तो कृषि उत्पादन में भी कम वृद्धि हुई। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई जितनी आशा की जा रही थी। 1949-50 से 1964-65 तक खाद्यान्न के उत्पादन में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, जबकि 1970-71 से 1980-81 तक ये वृद्धि दर घटकर 2.5% रह गई।
2000-2001 के आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 1961 में 399.7 ग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध था, जो 1981 में 417.3 ग्राम, 2000 में 439.8 ग्राम, 2011-12 में 590.75 ग्राम, 2014-15 में 680 ग्राम रहने का अनुमान रहा है। दालों की उपलब्धि भी आपके पहले से ज्यादा उसकी घट गई, तो इससे जितना किया जा रहा था उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि मिट्टी की उपजाऊ जो थी, उपजाऊपन था, उसके अंदर भी कमी आई। हरित क्रांति से रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग, कीटनाशकों, बहुफसली व्यवस्था, गहन कृषि, मशीनों के उपयोग के कारण मिट्टी के जैविक तत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगे, बंजर भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगी और मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई से लवणता की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी। और जो कीटनाशक एवं उर्वरकों का जो हमने प्रयोग लिया, इसके प्रयोग से न केवल मिट्टी प्रदूषण की मात्रा में भी वृद्धि हुई, अपितु इससे सतही व भूमिगत जल, वायु प्रदूषण, मशीनों के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण की भी समस्या बढ़ गई। कीटनाशकों से अनेक बार पशुओं की भी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो हरित क्रांति के कारण उत्पन्न हुई। अब आ जाता है सजेशंस कि इसको और स्थायी रूप से इसको और करने के लिए हरित क्रांति के स्थायित्व के लिए सुझाव हैं। तो व्यापक क्षेत्र, मोर एरिया। अभी तक जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो केवल पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था। ये पर्याप्त नहीं है। हरित क्रांति से पूरा लाभ उठाने के लिए इसे देश के सभी भागों में फैलाना आवश्यक है। पूर्वी तथा दक्षिण भागों में कृषि उत्पादन बनाने की विशेष आवश्यकता है। मतलब जो आपकी जो टेक्नोलॉजी हो, जो भी अपन हरित क्रांति ले रहे हैं, वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर लागू हो, ना कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के ऊपर। व्यापक फसलें, मोर क्रॉप्स। अभी तक हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर ही सबसे अधिक हुआ। इसे गेहूं तक ही सीमित नहीं रहने दिया चाहिए। इसे चावल एवं अन्य खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों की कृषि पर भी लागू किया जाना चाहिए। चावल, दालों, तिलहन, कपास, चाय, गन्ना, पटसन आदि के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और भी फसलों को इसके अंतर्गत लिया जाना चाहिए। सिंचाई की सुविधा, फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के लिए सिंचाई अनिवार्य है। इसके लिए अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सिंचाई की छोटी योजनाएं जैसे कुएं हैं, नलकूप है, तालाब आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनको भी इसके अंदर लेना चाहिए और इनका भी उपयोग लेना चाहिए। छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स। भारत में जो कम से कम 80% के आसपास जो किसान हैं, वो किसान गरीब है, तो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, तो उनको हरित क्रांति का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, बल्कि कृषि के मशीनीकरण से मजदूरों की आवश्यकता कम होने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। अति छोटे किसानों की हालत सुधारने के स्थान पर बिगड़ने लगी। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधारों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तो जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स के जो भी कदम हैं, वो भी उठाने चाहिए। छोटे किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीदने के लिए कम ब्याज पर सरकारी संस्थाओं तथा बैंकों से ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें बड़ी कृषि यंत्र किराए पर मिलने चाहिए। छोटे आकार के खेतों के लिए सहकारी खेती को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुफसली प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। उपजाऊ भूमि में सिंचाई का पूरा लाभ उठाने के लिए साल में एक से अधिक फसलों का बोना जाना आवश्यक है।
इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी सहायता मिलेगी। एकीकृत फार्म नीति, इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी। हरित क्रांति की सफलता के लिए एकीकृत फार्म नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, औषधियां, कृषि यंत्र आदि उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे निर्धन किसानों भी पूर्ण लाभ उठा पाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हरित क्रांति की सफलता के लिए संस्थागत सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कृषि भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड तैयार करने की आवश्यकता है। जोत की उच्चतम सीमा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई अतिरिक्त भूमि को छोटे किसानों में बांट देना चाहिए। काश्तकारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जोतों के विभाजन को रोका जाना चाहिए तथा चकबंदी को भी लागू किया जाना चाहिए। इन सुधारों से निर्धन किसानों को भी लाभ मिलेगा। थैंक यू।